हेलो क्लास 11, स्वागत है आप सभी का विकास स्टडी सेंटर में। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्लास 11th का जो मॉडल पेपर जारी किया गया है जैक बोर्ड द्वारा, उसके 20 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग सॉल्व कर लिए थे। ठीक है, तो आगे हम लोग मैथ्स के पेपर का 21 नंबर क्वेश्चन से लेकर के 40 नंबर क्वेश्चन तक के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर लीजिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि अर्थमेटिक मीन बिटवीन a माइनस बी एंड a प्लस बी इज, है ना, कि अर्थमेटिक मीन निकालना है हम लोग को इन दो नंबर्स का। तो लोग जानते हैं कि अगर मान लेते हैं a और b दो नंबर है और इन दोनों नंबर का हम लोग को अर्थमेटिक मीन निकालना हो तो क्या करते हैं कि दोनों नंबर को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, दोनों नंबर को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देते हैं तो उन दोनों के बीच का हम लोग को अर्थमेटिक मीन मिल जाता है। बट यहाँ पे नंबर चेंज है, यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस बी है, तो अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए प्रोसेस वही रहेगा। क्या रहेगा, पहले कि भाई इन दोनों को जोड़ दो एंड फिर 2 से डिवाइड कर दो। इन दोनों को जोड़ने के बाद 2 से हम लोगों को यहाँ पे डिवाइड कर देना है। जोड़ने पे दिख रहा होगा यहाँ पे कि भाई b से b कट रहा है और यहाँ पे बच रहा है a और a, दोनों को जोड़ेंगे तो 2a हो गया डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कटा और यहाँ पे बचा a, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा हम लोग का 21 का पहला नंबर। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है कि इफ़ 1, x, y, z, 2 ये सारे जीपी के टर्म्स हैं, तो कह रहा है देन x इंटू वाई इंटू जेड क्या होगा। यहाँ पे गौर से देखें टर्म्स को, यहाँ पे पहला टर्म 1 दे रखा है, दूसरा टर्म, ठीक है, दूसरा टर्म यहाँ पे x दे रखा है, तीसरा टर्म की बात करें तो यहाँ पे y है, चौथा टर्म यहाँ पे z है और पांचवा टर्म यहाँ पे 2 है। ये सारी चीज़ें हम लोग को यहाँ पे फिलहाल के लिए दी हुई हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखें तो a5 दिया हुआ है, हम लोग जानते हैं फॉर्मूला कि भाई जो a5 होता है वो होता है ar⁴, है ना। a5 हम लोग को पता है, यहाँ पे 2 है, a पता है, a यहाँ पे फर्स्ट टर्म होता है तो a यहाँ पे दिया हुआ है 1 और साथ ही r⁴। इसका मतलब यहाँ से हम लोग का आ गया कि r⁴ का वैल्यू हो जाएगा 1 नहीं 2, r⁴ का यहाँ वैल्यू हो जाएगा 2, है ना। तो यहाँ से अब हम लोग निकालना है x y z, और x y z की बात करें, है ना, x y z की बात करें तो x हम लोग का सेकेंड टर्म है, तो सारे देखो यहाँ पे हम लोग को फर्स्ट टर्म मिल गया है, हम लोग को r मिल गया है, तो हम लोग सारी चीज़ों को a और r में लिखने की कोशिश करते हैं। तो x अगर सेकेंड टर्म है तो इसको लिख सकते हैं ना, सेकेंड टर्म को ar इंटू, y थर्ड टर्म है तो इसको लिख सकते हैं ar² इंटू, z जो है वो फोर्थ टर्म है, इसको लिख सकते हैं ar3, है ना, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो nth टर्म होता है वो होता है a इंटू r⁴n-1। जो भी जीपी पढ़े होंगे वो जानते होंगे कि जो nth टर्म होता है कोई भी जीपी का, उसको लिखते हैं हम लोग an को a इंटू r⁴n-1। तो यहाँ से वही चीज़ यहाँ पे हम लोग किए हुए हैं। ठीक है, वही चीज़ को यहाँ पे हम लोग लिखे हुए हैं। यहाँ से क्या आ गया, तो यहाँ से अगर देखें तो a इंटू a 3 बार है तो यहाँ पे a³ हो गया, इंटू r के पावर की बात करें तो बेस सेम तो पावर का एडिशन, यहाँ पे कुछ नहीं पावर तो पावर 1 होता है। अब जब ऐड किए तो r के पावर में आ गया 1 + 2 + 3 यानी 6, तो a का वैल्यू यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 का क्यूब आ गया, इंटू r⁴ को लिख सकते हैं कि r⁴ इंटू r², r⁴ का वैल्यू 2 है यानी 2 इंटू 1 2 हो गया, इंटू r² का वैल्यू चाहिए। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें तो r² क्या हो जाएगा +-√2, r² हो जाएगा +-√2, यानी एक बार r को √2 लेना होगा, एक बार r को -√2 लेना होगा, है ना। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात किया जाए कि भाई x y z का, तो x y z का 2 वैल्यू आएगा, एक तो आएगा 2√2 जब r का वैल्यू हम लोग √2 लेंगे, और जब r का वैल्यू हम लोग -√2 लेंगे तो x y z का वैल्यू आएगा -2√2। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई मैच ही नहीं कर रहा है ना, क्योंकि पहला ऑप्शन 4 है, दूसरा ऑप्शन 2 है, तीसरा ऑप्शन 8 है, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आ गया ऑप्शन डी, क्योंकि कोई आंसर मैच नहीं कर रहा है तो यहाँ से कह देंगे कि ऑप्शन डी हम लोग को यहाँ पे आंसर हो गया।
ठीक है, चलिए अगला सवाल चलते हैं। अगला सवाल 23 नंबर है ना। पहले इरेज कर लेते हैं, फिर हम लोग 23 नंबर को सॉल्व करते हैं। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि इफ़ द एंगल बिटवीन टू लाइन्स इज π/4, ठीक है, कि मान लो एक लाइन ऐसे गया, दूसरा लाइन ऐसे गया, इन दोनों के बीच का एंगल जो है यहाँ पे फिलहाल के लिए दिया हुआ है π/4। आगे कह रहा है कि एंड द स्लोप ऑफ द लाइन इज 1/2, ठीक है, एक दे दिया है स्लोप, जैसे मान लेते हैं इस लाइन का स्लोप दिया हुआ है m1 की नाम दे दें, 1/2 दिया हुआ है। कह रहे देन द स्लोप ऑफ द अदर लाइन इज, तो हम लोग को निकालना है m2, ठीक है, हम लोग को यहाँ पे m2 निकालना है। तो आप लोग जानते होंगे एंगल बिटवीन टू लाइन है ना कि टेन थीटा, मान लेते हैं दो लाइन के बीच का एंगल थीटा है, तो इसका फॉर्मूला था m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, ठीक है, इसका मॉडुलस होता था यानी टेन थीटा, तो यहाँ से हो गया 10 π/4 है ना, इक्वल टू m1 यहाँ पे 1/2 है माइनस m2 डिवाइडेड बाय नीचे हो गया 1 प्लस m1 की बात करें तो m1 यहाँ पे 1/2 है इंटू m2 है ना, इसका मॉडुलस। अब 10 π/4 का वैल्यू होता है 1, ठीक है, तो यहाँ से आ गया 1 इज इक्वल टू, अच्छा ध्यान से देखें तो यहाँ पे मॉडुलस लगा हुआ है, मॉडुलस लगाने के लिए यहाँ पे मॉडुलस हटाने के लिए प्लस माइनस लग जाएगा है ना, साथ ही साथ आएगा 1/2 माइनस ऑफ m2 अपॉन 1 प्लस m2/2, ठीक है। अब क्या करते हैं, एक बार 1 वाले को लेके चलते हैं और एक बार -1 वाले को। जब 1 वाले को लेके चलें तो यहाँ से आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आगे जाके कि 1/2 m2। अब क्या करते हैं, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, सबसे अच्छा रहेगा दोनों में एलसीएम ले लें, ठीक है। तो जब एलसीएम लेंगे तो नीचे हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 1, एक सेकेंड, यहाँ पे जब एलसीएम लिए नीचे 2 हुआ, यहाँ पे आया 1 माइनस 2m2 डिवाइडेड बाई है ना, नीचे पे एलसीएम लिया तो यहाँ पे 2 आया और यहाँ पे हो गया 2 प्लस m2, 2 से 2 कटा एंड यहाँ पे आ गया 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2m2 अपॉन 2 प्लस m2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2 प्लस m2 इज इक्वल टू 1 माइनस 2m2, 2m2 को लेफ्ट हैंड साइड करते हैं, 2 को राइट हैंड साइड करते हैं, तो यहाँ से आ गया m2 प्लस 2m2 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 यानी -1, तो यहाँ से ऐड किए तो हुआ 3m2 इज इक्वल टू -1 यानी m2 इक्वल टू आ गया -1/3, ठीक है। तो जब हम लोग यहाँ पे +1 लेके चलें तो m2 आ गया -1/3। अब अगली बार हम लोग को लेके चलना होगा -1, ठीक है ना, अगली बार लेके हम लोग को चलना होगा यहाँ पे -1। अब जब -1 लेके चलें तो यहाँ से आएगा -1 इज इक्वल टू, अब जो इक्वेशन यहाँ से लेके चल सकते हैं है ना, क्योंकि यहाँ तक तो सेम ही था, यहाँ पे आ गया 1 माइनस 2m2 अपॉन 2 प्लस m2, क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो यहाँ से हुआ -2 माइनस m2 इज इक्वल टू 1 माइनस 2m2, 2m2 किधर किए तो यहाँ से आ गया माइनस का m2 प्लस 2m2 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 है ना। तो जब सब्ट्रैक्ट किए तो यहाँ से आ गया m2 इक्वल टू 3, 1 प्लस 2 किए तो आ गया यहाँ पे m2 इक्वल टू 3 यानी एक हो गया या तो 3 या तो फिर -1/3, ऑप्शन नंबर हो गया बी, ठीक है। 23 का ऑप्शन नंबर हम लोग का यहाँ पे आ गया बी। अब चलते हैं अगले सवाल पे, अब चलते हैं हम लोग अगले सवाल पे। कुछ सवाल को बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है, कुछ सवाल को बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि मैथ्स है तो मैथ्स में सब चीज़ें आसानी से नहीं होती। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि अ लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट्स P जो यहाँ पे है 0,5 है एंड इट्स इंक्लिनेशन विद द एक्स एक्सिस इज 30 डिग्री, देन द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज। तो कह रहा है कि एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन है जो एक पॉइंट P है, एक सेकेंड रुक जाइए, एक लाइन है जो एक पॉइंट 0,5 से पास कर रहा है, मान लेते हैं ये 0,5 से पास कर रहा है, P पॉइंट मान लिया इसको, कह रहा है एंड इट्स इंक्लिनेशन विद द एक्स एक्सिस इज 30 डिग्री, जो इंक्लिनेशन है एक्स एक्सिस के साथ वो यहाँ पे है 30 डिग्री। तो कह रहा है इक्वेशन क्या होगा इस लाइन का, जो ये लाइन बन रहा है ना ये वाला लाइन, इसका इक्वेशन क्या होगा।
तो हम लोग अगर यहाँ पे देखें तो इस लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप क्या होता है? तो टेन थीटा होता है, यानी टेन 30 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि देखिए क्या चाहिए हम लोग को इक्वेशन के लिए, एक पॉइंट चाहिए होता है और एक स्लोप चाहिए होता है। तो स्लोप मिल गया है, तो यानी टेन 30 डिग्री यहाँ पे स्लोप हो जाएगा। टेन 30 डिग्री कितना होता है? तो यहाँ पे हो जाएगा 1/√3 और एक पॉइंट यहाँ पे दिया होगा, बस खत्म, इक्वेशन निकल जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं यहाँ पे इक्वेशन निकालने के लिए कि y माइनस y1 होता है m टाइम्स x माइनस x1, है ना। यहाँ से हम लोग इक्वेशन निकाल देंगे, क्या हो जाएगा? तो y माइनस y1 यहाँ पे 5 है इज इक्वल टू m यहाँ पे 1/√3 है, ठीक है, और x माइनस x1 यहाँ पे 0 है। तो यहाँ से √3 क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे आ गया √3 y माइनस 5√3 इज इक्वल टू x, ठीक है। अब इस सारी चीज़ों को उधर लेके चले जाते हैं, तो यहाँ से हो गया x माइनस √3y प्लस 5√3 इज इक्वल टू 0। ये आ गया हम लोग का इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन मैच कर रहा है यहाँ पे? ऑप्शन, तो ऑप्शन मैच कर रहा है हम लोग का सी, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का सी मैच कर रहा है। अगला सवाल यहाँ पे देखें तो कह रहा है कि इंटरसेप्ट्स कट ऑफ बाय द लाइन 2x माइनस 5 प्लस 16 इक्वल टू 0 ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस आर। तो ध्यान रखिएगा कि मान लेते हैं ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ठीक है, और एक लाइन यहाँ से ऐसे पार किया और ये इंटरसेप्ट बना रहा है। इस पॉइंट को नामकरण करते हैं फिलहाल ए। ये सपोज ऐसा कुछ है 0, a, और ये वाला जो बात है, ये पॉइंट जो है वो है 0, b, ठीक है। तो जो इंटरसेप्ट फॉर्म होता है वो होता है x/b प्लस y/a इज इक्वल टू 1। ये इंटरसेप्ट फॉर्म होता है, ठीक है। अब सॉरी 0, b नहीं, ये b, 0, इसमें थोड़ा सा गलती हो गया है, b, 0, क्योंकि x एक्सिस पे है ना, तो ये b, 0 होगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग निकालें इक्वेशन, तो यहाँ से अगर इसको लेके चलें, यहाँ पे दिया हुआ है 2x माइनस वाई प्लस 16 इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग इस फॉर्मेट में लिखते हैं, क्या हो जाएगा? तो यहाँ से आएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 16 को राइट हैंड साइड के ले गए और राइट हैंड साइड में हम लोग को 1 बनाना है। तो 1 बनाने के लिए क्या करना होगा? माइनस 16 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा 2x अपॉन माइनस 16 माइनस वाई अपॉन माइनस 16 इज इक्वल टू 1। 2 से 16 कटा 8 टाइम्स में, तो यहाँ से हो गया x बाय माइनस 8 और माइनस माइनस यहाँ पे हो गया प्लस, यानी y अपॉन 16 दिस इज इक्वल टू 1। अब जो यहाँ पे x इंटरसेप्ट है वो b, 0 होता है, यानी यहाँ पे हो गया -8, 0, है ना। और जो यहाँ पे y इंटरसेप्ट आया वो 0, a है, यानी यहाँ पे हो गया अगला 0, 16। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? अच्छा, यहाँ पे तो वही चीज़ निकालना था, कहाँ कहाँ पे कट कर रहा है। तो -8 और 16 पे कट कर रहा है, ऑप्शन हो गया सी, ठीक है, ऑप्शन सी हो गया। चलिए अगला सवाल पे आते हैं। अगला सवाल पे चीज़ों को आसान तरीके से समझाने की कोशिश किया जा रहा है। बाकी अगर कुछ समझ में आपको नहीं आ रहा होगा तो कमेंट में पूछ सकते हैं। कमेंट में आपको बता दिया जाएगा कि कैसे चीज़ें यहाँ पे काम कर रही हैं, ठीक है। कुछ भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आया आप कमेंट में पूछ सकते हैं, वहाँ पे आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा कैसे कुछ चीज़ें, क्योंकि किसी को समझ में नहीं आती हैं। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है सेंटर ऑफ द सर्कल, है ना। यहाँ पे एक सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग को निकालना है सेंटर। तो पहले बात करें हम लोग इक्वेशन का ना कि x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये होता है कोई भी सर्कल का जनरल इक्वेशन, कोई भी सर्कल का जनरल इक्वेशन ये होता है। और जो यहाँ पे सेंटर की बात करें, ठीक है, सेंटर होता है -g, -f। क्या है ये -g, -f? तो जो यहाँ पे x का कोफिशिएंट दिखा 2g, उसका आधा लेना है और माइनस के साथ, ठीक है। वैसे ही जो y का कोफिशिएंट यहाँ पे है 2f, इसका आधा लेना है माइनस के साथ, यही आपका सेंटर हो जाता है। तो सबसे पहले हमको जो इक्वेशन दिया हुआ है ये वाला, इसको इस फॉर्मेट में लिखना है। तो इसके लिए क्या करना होगा? पहले 2 से डिवाइड करना होगा पूरे इक्वेशन को, दिख रहा होगा 2 से डिवाइड करना होगा, क्योंकि x² और y² कोफिशिएंट को हम लोग को 1 बनाना है, बट यहाँ पे दिया हुआ 2 है। तो क्या करेंगे? इसके लिए 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से हो गया x² प्लस y², साथ में माइनस में यहाँ पे आ गया 3x प्लस यहाँ पे आ गया 4y, साथ में आया प्लस 1/2 इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन रहा,
है ना। अब निकालना है आपको सेंटर, सेंटर निकालना है। तो सेंटर के लिए फॉर्मूला क्या बताएं, -g, -f, यानी x का जो कॉफिशिएंट है उसका आधा करना है। तो आधा करेंगे तो क्या होगा, -3/2, क्योंकि x का कॉफिशिएंट यहाँ पे -3 है। और साथ ही साथ क्या करना था, माइनस से मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, यानी यहाँ पे आ गया 3/2। फिर कॉमा देना है। अब जो यहाँ पे क्या करना है, दूसरा जो y कोऑर्डिनेट आएगा वो क्या आएगा, तो जो y है उसका जो कॉफिशिएंट है उसका आधा करना है, यानी यहाँ पे हो जाएगा 4/2, है ना। साथ में माइनस के साथ लेना है, ठीक है। तो यहाँ से कट किए, 2 बार में कटा, और यहाँ पे आ गया -2। तो जो सेंटर हो गया वो हो गया 3/2, -2। ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, तो सी दिख रहा है। 26 का भी हो गया यहाँ पे सी। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो क्वेश्चन यहाँ पे है कि एक लाइन दिया हुआ है, कह रहा है इफ़ 3x + 4y + k = 0 टचेज द सर्कल x² + y² = 16 देन k = ठीक है। क्या कह रहा है कि एक सर्कल है, मान लेते हैं यहाँ पे 4 रेडियस का दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ऐसा इसका जो सेंटर है वो ओरिजिन ही है, क्योंकि x² + y² = 16 है। तो ये ऐसा कोई सर्कल हो गया, ठीक है। यहाँ पे रेडियस आपको दे दिया है 4, ध्यान रखिएगा ये 4,0 होगा। अब कह रहा है कि एक लाइन है 3x + 4y + k = 0, ठीक है। एक यहाँ पे लाइन दिया हुआ है और वो लाइन है यहाँ पे 3x + 4y + k = 0, जो सर्कल को टच कर रहा है, ठीक है, जो सर्कल को टच कर रहा है। तो कह रहा है बताइए k का मान क्या होगा। तो मान लेते हैं ऐसा कुछ कि भाई सर्कल जो है ऐसा कुछ लाइन पार किया, है ना, ऐसा टच करते हुए पार किया लाइन। अब ध्यान से अगर देखें तुम लोग जानते हैं कि सर्कल से अब ये जो लाइन जो है वो टच कर रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, टेंजेंट बन जाएगा। और सेंटर से अगर हम लोग यहाँ पे टेंजेंट को ज्वाइन करते हैं तो हम लोग जानते हैं कि ये परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, जानते हैं हम लोग ये कि परपेंडिकुलर होता है। और ये डिस्टेंस को मान लेते हैं d, और यही d जो है वो रेडियस के बराबर होगा जो आपको 4 दे रखा है। और ये जो कोऑर्डिनेट इसका है 0,0 है। इस लाइन का जो इक्वेशन है वो दिया हुआ है 3x + 4y + k = 0, ठीक है, d दिया हुआ है 4। अब आप लोग जानते होंगे किसी भी पॉइंट से, मान लेते हैं ये पॉइंट P है x1, y1, और ये इसका इक्वेशन दिया हुआ है लाइन का ax + by + c = 0। तो हम लोग जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है किसी भी पॉइंट से किसी लाइन के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस सपोज d है, इसका फॉर्मूला आप लोग को आता होगा कि मॉडुलस, इस पॉइंट को इसमें पुट करते हैं इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा ax1 + by1 + c डिवाइडेड बाय, यहाँ होता है √a² + b²। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला ये होता है कि भाई पहले इस पॉइंट को इसमें पुट करो, ठीक है, क्या हो जाएगा ax1 + by1 + c डिवाइडेड में होता है √a² + b², जो कॉफिशिएंट है x का y का। सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करें तो d था, तो d = फॉर्मूला ये अप्लाई किए, तो यहाँ से d तो 4 है ना। फिर मॉडुलस 3 × x की जगह पे 0 हो जाएगा क्योंकि ओरिजिन हम लोग ले रहे हैं, प्लस 4 × अगेन y की जगह पे 0 हो जाएगा, साथ में आएगा प्लस k, साथ में यहाँ पे आएगा प्लस k, है ना, मॉडुलस में आएगा डिवाइडेड बाय √ यहाँ पे आ गया a² + b², यानी √3 का स्क्वायर 9 + 4 का स्क्वायर 16, है ना। और यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ से आ गया 4 = ये भी 0 ये भी 0, यहाँ बचा के, यानी मॉडुलस यहाँ पे आएगा मॉड ऑफ k, और नीचे में आ गया 9 + 16 रूट में 25, और √25 होता है 5, है ना, ये चीज़ यहाँ पे 5 होता है। तो 5 से इसे मल्टीप्लाई किए 4 से, तो मॉड ऑफ k यहाँ पे आ गया 20। तो k का मान निकालना था, तो k का यहाँ पे 2 मान आ गया ±20, k का यहाँ पे 2 वैल्यू आ गया ±20, लेकिन ऑप्शन में यहाँ पे +20 है, तो यही हम लोग का यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो 27 का आंसर हो गया ए नंबर, ठीक है, 27 का ए हो गया। चलिए अब अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल 28 नंबर है, कह रहा है कि फॉर द पैराबोला y² = 8x द फोकस एंड वर्टेक्स आर रिस्पेक्टिवली
तो ध्यान रखिए, अगर कोई भी इक्वेशन ऐसा दिया हुआ हो वाई स्क्वायर इक्वल टू, इन जनरल इक्वेशन की बात कर रहे हैं 4ax, ठीक है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax इन जनरल दिया हुआ है, तो जो इसका फोकस होता है, फोकस जो होता है वो होता है a,0 और जो इसका वर्टेक्स होता है, ठीक है, वर्टेक्स यहाँ पे हो जाएगा आपका, वर्टेक्स हो जाएगा 0,0। अगर आपका पैराबोला का इक्वेशन दिया हुआ है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है। अब चलिए कंपेरिजन करते हैं। तो वाई स्क्वायर को 4ax के टर्म में लिखना है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं 4 × 2x, है ना, 4 × 2x लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखें तो a की जगह पे यहाँ पे कितना हो गया 2, अब मिलाते जाइए। फोकस था a,0, तो फोकस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2,0, वर्टेक्स था 0,0, तो यहाँ पे वर्टेक्स भी हो जाएगा 0,0। ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, तो ऑप्शन मैच कर रहा है 28 का ए, तो आंसर यहाँ पे ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि -4, 2, -7 ये किस ऑक्टेंट में लाई करेगा। तो इसको तो आपको याद रखना पड़ेगा ना, जैसे आप लोग याद रखते थे कि भाई पहला यहाँ पे क्वाड्रेंट प्लस प्लस होता है, दूसरा माइनस प्लस होता है, तो ऐसे ही आपको 8 क्वाड्रेंट का याद रखना होगा। वैसे 29 का आपको बता दिया जा रहा है यहाँ पे कि ऑप्शन सी हो जाएगा 6, ठीक है। आपका जो यहाँ पे है 6 क्वाड्रेंट में आपका जाएगा ये पॉइंट, जहाँ पे x नेगेटिव होता है, y नेगेटिव होता है, x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है और z जो है वो भी नेगेटिव होता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, है ना, यहाँ पे 2 पॉइंट दे रखा है, कह रहा है इसके बीच का डिस्टेंस बताइए। सिंपल सा फॉर्मूला आप लोग को लगाना है जो आप लोग क्लास 10 में पढ़ चुके हैं। मान लेते हैं डिस्टेंस को d, तो जो फॉर्मूला लगेगा वो सेम x2 - x1 का स्क्वायर यानी -1 - 0 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर यानी 6 - 7 का स्क्वायर प्लस z2 - z1 का स्क्वायर यानी 6 - 10 का स्क्वायर। यही फॉर्मूला आपको यहाँ पे लगने वाला है। तो -1 - 0 तो -1 ही रहेगा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, फिर प्लस 6 - 7 तो -1 होगा, -1 का स्क्वायर किए तो 1 ही रहा, प्लस 6 - 10 है तो -4 हुआ, -4 का जब स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा, यहाँ पे आ गया 16। अब यहाँ पे √18 हुआ, √18 को लिख सकते हैं 2 × 9, है ना, 9 का स्क्वायर रूट हो गया 3 और साथ में हो गया √2, तो यहाँ पे आ गया 3√2 यूनिट्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, 30 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि मिड पॉइंट क्या होगा ए और बी का। सेम मिड पॉइंट फॉर्मूले के लिए भी हम वही चीज़ करेंगे कि मान लेते हैं सी आपका मिड पॉइंट है, तो क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ के 2 से भागा दीजिए। 2 - 2 है तो जब दोनों को जोड़ेंगे और फिर 2 से भागा देंगे, यहाँ पे भी 4 और 2 को जोड़ेंगे और 2 से भागा देंगे, 6 और 4 को जोड़ेंगे और 2 से भागा देंगे। क्या आ गया यहाँ पे, तो 2 - 2 0 हो गया, 0/2 करेंगे तो 0 ही रहेगा। 4 + 2 किए तो 6 हुआ, 6/2 किए तो 3 हुआ, 6 + 4 किए तो 10 हुआ, 10 में 2 से भागा देंगे तो 5 होगा, यानी 0, 3, 5 ये हो गया आपका ऑप्शन, ठीक है। आंसर यहाँ पे आ गया ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e⁵ 5x - 1/10x, ठीक है। इसका कह रहा है कि लिमिट क्या होगा। तो अगर आप लोगों को पता हो कि e⁵ ax - 1/ax लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, इसका जो लिमिट होता है वो होता है 1, ठीक है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e⁵ ax - 1/ax का जो लिमिट होता है वो होता है 1, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इसको कंपेरिजन करें तो क्या हो जाएगा, ऊपर में e⁵ है ना, तो नीचे में भी 5x चाहिए होगा, लेकिन नीचे में 10x है, तो लिख सकते हैं ना 2 × 5x। अब गौर से देखें तो ये मैच कर रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए कि e⁵ ax - 1/ax, तो ये तो 1 हो जाएगा और नीचे में 2 है तो यहाँ से क्या आ गया 1/2, लिमिट हो गया। ऑप्शन नंबर बी, 32 का हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखिए। 33 नंबर कह रहा है कि यहाँ पे दिया हुआ है e⁵x - x, है ना,
y दिया हुआ है e⁻x माइनस एक्स, यहाँ पे बोल रहा है कि dy/dx क्या होगा, मतलब डिफ्रेंशिएशन करना है यहाँ पे एक बार। तो जब डिफ्रेंशिएशन किए तो क्या आ गया कि e⁻x का डिफ्रेंशिएशन हम लोग जानते हैं कि e⁻x ही होता है, फिर माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और फिर x का डिफ्रेंशिएशन, तो x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, तो यहाँ पे आ गया 1, यानी यहाँ पे ऑप्शन हो गया हम लोग का e⁻x माइनस 1, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे है x इंटू e⁻x, तो यहाँ पे लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। यहाँ पे लगेगा हम लोग का प्रोडक्ट रूल। क्या होता है प्रोडक्ट रूल? तो पहला फंक्शन को बाहर करो इंटू दूसरे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x ही रहेगा, फिर प्लस, अब इस बार क्या करना है, तो पहले वाले का डिफरेंशिएशन दूसरे वाले को बाहर कर दो, तो e⁻x को एज इट इज लिखेंगे, बाहर करने का मतलब है एज इट इज लिखना, ठीक है ना। क्या बोले कि पहले वाले को एज इट इज लिखो, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन, प्लस दूसरे वाले को एज इट इज लिखो, पहले वाले का डिफरेंशिएशन करो इनटू में, तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। अब e⁻x को कॉमन लेते हैं, तो यहाँ बचा x और यहाँ बचा 1, आंसर आ गया e⁻x इंटू x प्लस 1, आंसर हो गया b। अगला सवाल कह रहा है यहाँ पे कि 10x का स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है ना। तो सबसे पहले हम लोग बाहर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो 10 का पहले डिफरेंशिएशन करेंगे। 10 का हो जाएगा डिफरेंशिएशन, 10 का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर, ठीक है, 10 का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर, और अंदर वाले फंक्शन को छुएंगे नहीं, जैसा है वैसा ही एज इट इज लिख देंगे, फिर इनटू, अब करेंगे अंदर वाले का डिफरेंशिएशन, ठीक है, अब करेंगे हम लोग अंदर वाले का डिफरेंशिएशन। अंदर वाला फंक्शन कौन था, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, तो यहाँ से आ गया 2x इंटू सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ऑप्शन डी। 35 का डी हो गया। अगला सवाल देखिए 36 है, यहाँ पे दिया हुआ है y इज इक्वल टू कॉस रूट एक्स, कह रहा है dy/dx क्या होगा। तो ध्यान रखिए क्या बताएं डिफरेंशिएशन के लिए कि पहले बाहर वाले का डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे कॉस है, कॉस का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस में साइन, है ना, और फिर अंदर में जो है उसको एज इट इज लिखिए। अब क्या करना है, अंदर वाले का डिफरेंशिएशन यानी रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, और हम लोग जानते हैं कि जो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन यहाँ पे होता है 1/2 रूट एक्स, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। आंसर कौन सा मैच कर रहा है, आंसर मैच किया हम लोग का यहाँ पे 36 का ए, ठीक है, तो यहाँ पे आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ कह रहा है कि द रेंज ऑफ डाटा, ठीक है, यहाँ पे कह रहा है द रेंज ऑफ डाटा, एक डाटा दिया हुआ है, कह रहा है इसका रेंज क्या है बताओ, है ना, इसका हम लोग को यहाँ पे रेंज निकालना है। तो रेंज के लिए यहाँ पे क्या करते हैं ना कि सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, आरोही क्रम में, ठीक है ना, बढ़ते हुए क्रम में इसको अरेंज करते हैं। सबसे छोटा यहाँ पे 8 है ना, या फिर सबसे अच्छा रहेगा कि अरेंज ही मत कीजिए, क्या ढूंढिए, सबसे पहले ढूंढिए यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर। इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो 80, तो लिखिए यहाँ पे 80, और इसमें हम लोग को घटा देना होता है सबसे छोटा वाले नंबर को, ठीक है, तो सबसे छोटा यहाँ पे कौन सा है 8 है, तो 8 को यहाँ पे घटा दीजिए। बढ़ते हुए क्रम में लिखने से क्या होता है ना, पता चलता है आपको कि सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है। ऐसे आपको कन्फ्यूजन क्या होता है ना, कभी कभी बच्चे गलती से 9 भी ले लेते हैं, है ना, तो ध्यान यहाँ पे क्या देना है कि सबसे बड़ा में से सबसे छोटा घटा दीजिए, वही आपका रेंज हो जाएगा, ठीक है। तो 80 में से 8 घटा तो 72 आया, 72 इसका रेंज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कह रहा है कि द मीन ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है, हम लोग को मीन निकालना है फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 3 का, यानी फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 3 क्या हो जाएगा, तो 3, 6, 9, 12 से लेकर के 30 तक हो जाएगा, है ना। इसी का मीन निकालना है। तो मीन कैसे निकालते हैं, मीन निकालने का तरीका होता है कि भाई सबको जोड़ो, है ना, सबको जोड़ो 30 तक के नंबर्स को, और फिर यहाँ पे जितना नंबर्स था यानी 10 नंबर्स है 10 से डिवाइड कर दो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब यहाँ पे अगर देखें तो 3 से जो 30 तक का जोड़ना है, ये तो आपका सम ऑफ एपी हो जाएगा, है ना, ये देख सकते हैं, ये जो 3, 6, 9, 12 ये तो एपी में है, और इसका सम निकालना है। फॉर्मूला लगाएंगे n/2, है ना, एसएन का जो फॉर्मूला होता है n/2 इंटू a प्लस एल, ध्यान रखिएगा वो नहीं लगाना है 2a प्लस n माइनस 1d वाला, यहाँ पे लगाएंगे a प्लस एल। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको फर्स्ट टर्म भी पता है और लास्ट टर्म भी पता है, तो यहाँ पे a होता है फर्स्ट टर्म, l होता है लास्ट टर्म, तो यहाँ से आ गया n/2 यानी s10 चाहिए था, तो यहाँ पे 10/2 हुआ,
इंटू ए यहाँ पे 3 है प्लस एल यहाँ पे 30 है। 2 से 10 कटा 5 बार में, यानी यहाँ पे आ गया 5 गुने 33, और 5 में जब हम लोग 33 को गुना किए तो यहाँ पे आया 165, तो यहाँ पे हो गया 165/10। जब 10 से डिवाइड किए 165 को तो यहाँ से हो गया 16.5, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो गया। 39 की बात करें तो यहाँ पे कह रहा है अ डाई थ्रोन वंस, एक डाई को एक बार थ्रो किए, ठीक है, मतलब टॉस यहाँ पे उछालें। कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ अपीयर इवेंट नंबर्स इज, तो ध्यान रखिए सैंपल स्पेस में क्या आएगा, सैंपल स्पेस में आएगा कि 1 से लेकर 6 तक में से कोई भी नंबर आ सकता है, लेकिन आपको चाहिए क्या, जो इवेंट बनेगा यहाँ पे वो क्या बनेगा, इवेंट नंबर चाहिए। तो इवेंट नंबर इसमें से क्या क्या है, 2 4 6 है ना, 2 4 6 है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है NE/NS, कि भाई ई में कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स है बटा एस में कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो ई में यहाँ पे 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है और यहाँ पे एस में 6 है, तो 3/6 कट कुट के यहाँ पे आ गया 1/2, तो प्रोबेबिलिटी हो गया यहाँ पे 1/2। ठीक है, चलिए एक लास्ट सवाल कह रहा है यहाँ पे कि प्रोबेबिलिटी यहाँ पे दिया हुआ है कोई इवेंट ए का 0.42, बी का दिया हुआ 0.48, और कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी का 0.16 है। तो कह रहा है P0 A क्या होगा, सिंपल सा फॉर्मूला, P0 A जो होता है वो होता है 1 - P ऑफ A, यानी यहाँ से हो जाएगा 1 - P ऑफ A दिया हुआ 0.42, यहाँ से जब घटाएं तो यहाँ पर हो गया 0.58। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग पूरा जो आपका जो 2025 का जो मॉडल पेपर है ना, उसके मैथ्स क्वेश्चन को पूरा हम लोग यहाँ पे डिटेल में सॉल्व कर दिए हैं। अगर आपको इसमें कोई भी क्वेरी है, कोई भी चीज़ों में डाउट हो रहा है, आप कमेंट में आराम से पूछ सकते हैं, आपको वहाँ पे उसका सॉल्यूशन बताया जाएगा जो भी आपका डाउट होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। और हाँ, रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा फटाफट से, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।